राधे राधे बच्चों। तो बेटा अब स्टार्ट करते हैं PYQs आपके न्यूक्लियर चैप्टर के। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन जो आता है जिसमें हम बात कर रहे हैं रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ टू न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर 64 और 124। तो पहले मैं आपको बता दूं, आंसर पे आ जाते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या समझना है, आपको समझना है न्यूक्लियाई की तीन चीजें होती हैं। पहला रेडियस, इसका एक रिलेशन होता है R इज इक्वल्स टू R0 A की पावर 1/3। फिर आता है वॉल्यूम, इसका रिलेशन होता है 4/3 पाई R क्यूब। आप चाहो तो इस R क्यूब में R0 A की पावर 1/3 रख सकते हो। ठीक है, फिर आता है डेंसिटी, वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या होता है आपका, मास होता है m0 A। ठीक है, और ये कॉन्स्टेंट ले लिया हमने m0। ठीक है, A क्या है आपका मास नंबर, 4/3 पाई R 4/3, अब ठीक है 4/3 पाई R क्यूब। फिर R क्यूब को खोला हमने, R0 A, ये बेटा 1/3 का क्यूब करना भूल गया, 1/3 का होल क्यूब। अब जरा ध्यान दो, अगर मैं वॉल्यूम को देखूं तो वॉल्यूम में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये तीन तो कट गया A, और यहां पर A ऊपर है, वो A नीचे वाले A से कट जाएगा। तो डेंसिटी डिपेंड नहीं करता A पे, डेंसिटी डिपेंड नहीं करता A पे। तो तीन बातें आई हैं। रेडियस कैसे डिपेंड करता है, क्यूब रूट ऑफ A, ये A पे, और ये डिपेंड ही नहीं करता A पे। क्लियर। अब जरा ध्यान दो, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। तो वो पूछ रहा है न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में, तो मैंने अभी बताया न्यूक्लियर डेंसिटी तो डिपेंड ही नहीं करता ए पे, तो उसकी रेशियो हो जाएगी 1। अब वो कहता है रेडियस, अगर मान लो इसकी रेडियस r है तो इसकी रेडियस क्या होगी, इसका मास नंबर कितना है 27, इसका मास नंबर कितना है 125। ठीक है, वो r तो मैंने a ले लिया आपका, जो अब अभी आपका सॉरी जो R0 था आपका कांस्टेंट था, और मल्टीप्लाई कर दिया मैंने उसको क्यूब रूट ऑफ 27 यानी कि 3, और यहां पर 5। अब मैं अगर इन दोनों को देखता हूं, तो यहां पर वो कह रहा है इस वाले की रेडियस कितनी होगी, तो इस वाले की रेडियस हो जाएगी 5r/3, डिवाइड कर दो 5/3r। ठीक है, क्लियर। तो ये रेशियो कैसे आई पता चल गया, 125 और 27। चलिए आगे चलते हैं। प्रूव दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई। क्या करो, फिर वही फॉर्मूला लगा दो। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास को ले लो m0 इंटू ए, वॉल्यूम खोल दो 4/3 पाई R क्यूब, R क्यूब के अंदर R0 A की क्यूब रखो, तो डिपेंड नहीं करती। फिर भी इसका आंसर हम देख लेते हैं इस फॉर्म में। कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड, वही कर दिया इसने, ये लो। ठीक है, ये देखो, क्लियर। पढ़ लो इसको स्क्रीन रोक के, आगे चल रहा हूं। व्हाट इज द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ Fe और एल्यूमिनियम, अगर एल्यूमिनियम की रेडियस इतनी है। ठीक है, फिर फॉर्मूला लगाओ, इसकी रेडियस कितनी होगी R0 क्यूब रूट ऑफ 125। इसकी एल्यूमिनियम की रेडियस कितनी है R0 क्यूब रूट ऑफ 27, और ये वाला R तुम्हें दे रखा है, ये रेडियस दे रखी है 3.6 फर्मी मीटर। ठीक है, अब वो कहता है ये कितना बना R0, ये Fe का है, R0 5, और ये R0 3। तो R0 की जगह मैं लिख दूं 3.6 डिवाइड बाय 3, 3.6 फर्मी मीटर डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई में 5, तो आ गई आपकी RFE की। फर्मी का मतलब है 10 की पावर -15। जरा इस बात को समझो। चलिए आगे चलते हैं।
ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, आइसोटोप और आइसोबार में क्या फर्क है? आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर अलग होता है, जैसे C612 और C614। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, आइसोबार क्या होते हैं? ठीक है, आइसोबार वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन मास नंबर सेम होता है, जैसे नाइट्रोजन 14 और कार्बन 14। ठीक है, टू न्यूक्लियर हैविंग डिफरेंट मास नंबर, दो न्यूक्लियर जिनका मास नंबर अलग अलग है, आर दीज न्यूक्लियर नेसेसरली आइसोटोप? जरूरी नहीं है। हर किसी का जिसका मास नंबर अलग हो वो आइसोटोप हो, जरूरी नहीं है। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मास नंबर अलग है तो वो आइसोटोप हो, वो जरूरी नहीं है। आगे, हाउ द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज नेसेसरली एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड? कैसे आप साइज ऑफ न्यूक्लियस को डिटरमाइन करोगे? तो हम साइज ऑफ न्यूक्लियस को डिटरमाइन कर सकते हैं इंपैक्ट पैरामीटर से और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से। ठीक है, राइट द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस, लिख दिया मैंने पहले जो बताया था आपको, R इक्वल्स टू R नॉट A की पावर 1/3। शो दैट द डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट, ये भी करा चुका हूँ। आगे चलते हैं। हाउ इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस फाउंड एक्सपेरिमेंटली, हो चुका है। राइट द रिलेशन बिटवीन, हो चुका है। प्रूव डेंसिटी, हो चुका है। सेम क्वेश्चन आगे देख लो। ठीक है, पहले 2012 में आया, वही सेम क्वेश्चन 2023 में आया। चलिए, इसलिए ये करा रहा हूं कि जिससे कल वाले पेपर में, परसों वाले पेपर में भी आपका सेम आ जाए। डिफाइन द टर्म मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या होता है? पहले मैं मास डिफेक्ट आपको समझा दूं। तो एक शीट और ले लेते हैं, पूरा मास डिफेक्ट समझा रहा हूं, जरा ध्यान देना। देखो, एक होती है चीज बाइंडिंग एनर्जी, जो होती है चेंज इन या मास डिफेक्ट मल्टीप्लाई में टी स्क्वायर। अगर इसको मैं ग्राम में लूँ तो, अगर मैं इसको यू में लूँ तो ये हो जाती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट में कन्वर्ट। ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होती है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जोड़े न्यूक्लियन को, अलग अलग न्यूक्लियंस को बांधे रखती है आपके न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस में होता क्या है, जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो इनको अट्रैक्ट करती है, लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन की जो कूलम्बिक फोर्स होती है वो इन्हें रिपेल करती है। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स करीब करीब 150 गुना ज्यादा ताकतवर होती है, इसलिए वो जीत जाती है। आगे तो डेल्टा एम क्या आता है आपका? मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। एक और बात, यहां पर प्रोटॉन कितने होते हैं? जेड। मैं इसको थोड़ा और खोल दूं, यहां पर प्रोटॉन कितने होते हैं? जेड। और न्यूट्रॉन कितने होते हैं? ए माइनस जेड। अब हुआ कंप्लीट। ठीक है, तो मास डिफेक्ट क्या हो गया? Z मल्टीप्लाई में मास ऑफ प्रोटॉन, A माइनस जेड मल्टीप्लाई मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। आगे चलते हैं। ये तो हुआ आपका मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट की डेफिनेशन क्या हो गई? जो मास होता है प्रोटॉन्स का प्लस जो मास होता है न्यूक्लियन का, न्यूट्रॉन्स का, उन दोनों को सम करने पर अगर मैं टोटल न्यूक्लियस के मास से माइनस करता हूं तो वो आंसर मेरा पॉजिटिव आता है। अगर वो आंसर पॉजिटिव आता है तो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज हो रही है, और उसी बाइंडिंग एनर्जी की वजह से सारे के सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन साथ बैठे। अगर ये मास डिफेक्ट आपका नेगेटिव आ जाए, बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब न्यूक्लियस नहीं बनेगा। एक और होता है मास डिफेक्ट, वो रिएक्शन का होता है। मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर ये पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन होगी और हीट छोड़ेगी, एनर्जी छोड़ेगी, और अगर ये नेगेटिव आता है तो रिएक्शन एनर्जी नहीं छोड़ेगी। ठीक है, तो मास डिफेक्ट बता दिया मैंने आपको। कैसे इससे स्टेबिलिटी रिलेट करती है? अगर डेल्टा एम पॉजिटिव होगा तो बाइंडिंग एनर्जी पैदा होगी, बाइंडिंग एनर्जी पैदा होगी तो न्यूक्लियस या आपका न्यूक्लियस जो भी जिस भी एटम का है वो स्टेबल होगा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, बना देते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ ऐसा होता है। ये 2 है, फिर 4, फिर ये, फिर ये, फिर ये आपका Z A30 तक चलता है, और ये आपका A 170 तक चलता है। समझो। ठीक है, तो ये आपका चल रहा है बाइंडिंग एनर्जी।
जिसकी वैल्यू आती है 8.7 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, और ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी है 8.8 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। ये है आयरन के लिए, और ये है 30 से लेके 170 के लिए। ये सारे स्टेबल होते हैं, एक बात। दूसरी बात, ये जो छोटे वाले हैं ये अपने आप को फ्यूज करके बड़ा बनना चाहते हैं। बड़े बनने के लिए इनको अपनी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ानी है, तो वो कहते हैं कि जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है वो फ्यूजन करते हैं, और फ्यूजन करके अपनी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ाते हैं, जिससे उनका न्यूक्लियस स्टेबल होता है। जो बड़ा वाला होता है उसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स आ जाते हैं, जिनके अंदर कूलम्बिक फोर्स बहुत ज्यादा हो जाती है, एक चीज। दूसरी चीज, उनके अंदर वो न्यूक्लियस न्यूक्लियस के पास आने लगता है। जब न्यूक्लियस न्यूक्लियस के पास आता है 0.8 फर्मी से अंदर, तो वहां पर वो रिपल्शन चालू कर देते हैं, ठीक है। इस वजह से वो टूट जाते हैं। आगे ड्रॉ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मास ए, और बता दिया यूज दिस रिलेशन बता दिया। ड्रॉ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, फिर दोबारा सेम आ गया, देखो, ठीक है। और कह रहा है अब बताओ कि क्यों डिक्रीज हो जाती है जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता है। जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, और मास नंबर बढ़ने से उसमें और उसका साइज छोटा होता है, न्यूक्लियस का साइज छोटा होता है, उनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है। चलो साइज सेम मान लो न्यूक्लियर डेंसिटी के हिसाब से, ठीक है। तो उसके अंदर साइज सेम है, लेकिन उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा हो गए, तो वो उनके न्यूक्लियस नजदीक आने लगते हैं, और वो जब वो नजदीक आते हैं तो वो रिपेल करते हैं, ठीक। फिर भी इसके आंसर को हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ये लो। For heavy nuclei, as we go right with the increasing mass number, the graph gradually become down। अच्छा, ग्राफ के हिसाब से बता रहा है, ग्राफ धीरे धीरे गिरने लगता है, मतलब ऐसा। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ देखेंगे बेटा, लो, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है आपका, जिसमें जब तक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव रहती है तब तक रिपल्सिव रहता है, उसके बाद अट्रैक्टिव हो जाता है। यहां पर वो रिपल्सिव रहता है, यहां रिपल्शन दिखाता है जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव के बाद जब नेगेटिव होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो वो अट्रैक्शन दिखाता है। ये आया 0.8 फर्मी मीटर, ठीक है। 0.8 फर्मी मीटर बहुत छोटा होता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स है और शॉर्ट रेंज, वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स है। ये प्लॉट कर दिया। ड्रॉ इन ड्रॉ इन टू इन्फ्रेंसेस फ्रॉम दिस प्लॉट। इससे हमें पता चलता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है और बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है, और 0.8 की वाली बात भी बता सकते हो आप, वहां पर सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होती है उस पॉइंट पर। कैलकुलेट हाउ मैनी ईयर्स, कितने साल लगेंगे 2 किलो ड्यूट्रॉन को 800 वॉट का बल्ब जलाए रखने के लिए। आइए देखते हैं, यहां हमने हिसाब लगाया, लो। पहले तो हमने देखा, यहां है ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन का 2U पैदा करता है 3.27 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट एनर्जी। 3.27 10 की पावर -6, 1.67 10 की पावर -19 जूल। दोबारा देखो, ये मेगा की वैल्यू है, ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है। 2U, U का मतलब होता है 1.67 10 की पावर -27, ठीक। अब kg, अब उसने कहा था 2 kg, तो इसको उठा के उधर ले जाओ। 3.27 10 की पावर -6, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन में 1.6 10 की पावर -27। अब कोई बच्चा क्या भैया, मैं इसकी u वाली वैल्यू ना खोल के मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 6.022 10 की पावर 24 से, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर ऊपर ले जाओगे, इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 24 बन जाएगा, और उसको ऊपर ले जाओगे तो वही वैल्यू आ जाएगी जो एवोगाड्रो नंबर की होती है। 2 किलो से इतनी जूल एनर्जी पैदा होती है, ठीक है। 800 वॉट का मतलब होता है 800 जूल एनर्जी 1 सेकंड लेती है। अगर मैं इसे वाई जूल लिख दूं, तो वाई जूल एनर्जी कितने सेकंड लेगी, हो गया। सेकंड को ईयर्स में कन्वर्ट करना है, 365 डेज, एक डे में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, और फिर 60 सेकंड। अब इस पूरे को पढ़ लो और एक बार हाथ से निकाल लो, आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, और ऐसा क्वेश्चन कई बार आएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियर फोर्स और फिशन।
न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन में क्या फर्क है? लो पढ़ो इसकी डेफिनेशन पूरी, वैसे बता चुका हूं मैं। फिशन और फ्यूजन का एक अच्छा भी ये रहा, ये लो न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन। स्क्रीन रोको और इसको पढ़ो, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए, कह रहा है प्लूटोनियम है, हाँ, वो यूरेनियम के जैसा ही है। हाउ मच मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी रिलीज इफ ऑल द एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ प्लूटोनियम अंडरगोइंग फिशन। ठीक है, एवरेज एनर्जी जो है उसकी 180 है। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिखो प्लूटोनियम के बारे में। 239 यू पैदा करता है 180 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी। तो 239 मल्टीप्लाई में 1.6 इंटू 10⁻⁻27 केजी के लिए और 24 ग्राम के लिए कितनी पैदा करेगा? यू को खोला है ना, कुछ करा थोड़ी है, इतनी ही एनर्जी पैदा करेगा। अब चाहो तो आप मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट को खोल सकते हो। ठीक है, एक बात, इतने ग्राम से इतनी, तो 2 ग्राम से कितनी पैदा होगी? हो जाएगा, इसको एज इट इज टेप दो और इसको नीचे ले आओ, सिंपल। तो 2 ग्राम यूरेनियम प्लूटोनियम कितनी एनर्जी पैदा करेगा? 180 मल्टीप्लाई में 10⁻6 1.6 10⁻90 डिवाइड बाय 239 मल्टीप्लाई में 1.6 10⁻24। का कौन सा क्वेश्चन है? 24। आंसर देखना चाहते हो तो यहाँ देख लो। ये लो, वो जो 6.02 10⁻23 लेके आता है ना, ये है एवोगाड्रो नंबर। ये ऊपर लेके आता, मैं नीचे ले आता हूँ 1.67 इंटू 10⁻24, एक ही बात है। आगे, डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन हो गया। एक्सप्लेन द रिलीज ऑफ एनर्जी इन न्यूक्लियर फिशन एंड द फ्यूजन ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी के कर्व से। देखो, अगर मैं बात करूं न्यूक्लियर फ्यूजन की, तो वो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, वो अपनी बाइंडिंग एनर्जी, अगर ग्राफ में देखोगे तो उनकी एनर्जी कम होती है, वो अपने आप को जोड़ेंगे और अपनी एनर्जी बढ़ाएंगे। और जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी ही कम होती है, वो अपने आप को तोड़ के बीच में लाएंगे, बस। फिर भी इसका एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लो। 25। हम्म, ये रहा एक्सप्लेनेशन। When two lighter nuclei combine to form a heavy nucleus, binding energy increase. This implies that energy is released in nuclear process. जब दो जुड़ते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होती है, इसका मतलब वो जब न्यूक्लियस जुड़े उन्होंने एनर्जी छोड़ दी, एनर्जी छोड़ दी मतलब अब उनकी एनर्जी कम हो गई और वो स्टेबल हो गए। हाउ लॉन्ग, कितनी देर एक बल्ब चल पाएगा? 100 वाट का भी 800 वाट का चलाया था, अब 100 वाट का भी चल जाएगा। डिपिक्ट द वेरिएशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ पर न्यूक्लियन करा दिया। ठीक है, इमेजिन Fe56 इंटू टूट जाता है दो न्यूक्लियन में एल्यूमिनियम के। अच्छा, तो कह रहा है क्या ये वर्क करेगा? जब भी पूछे ना क्या वर्क करेगा, इसका मतलब नहीं करेगा, तभी पूछ रहा है। तो डेल्टा एम निकालो। डेल्टा एम होता है मास ऑफ आयरन माइनस 2 मास ऑफ एल्यूमिनियम। ये आपका नेगेटिव आएगा, तो बाइंडिंग एनर्जी भी नेगेटिव आएगी, और बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव आएगी तो वो काम नहीं करेगा। 27 का सेकेंड पार्ट, ये लो पढ़ लो, दिखा रहा है डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम दिखाया, आंसर नेगेटिव आएगा इसका। आंसर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये काम नहीं करेगा। 28 गिव 1 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन। न्यूक्लियर फिशन में दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़ते, फिशन में एक बड़ा मॉलिक्यूल दो में टूटता है, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी, जिन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी पहले वाले से ज्यादा होती है। और फ्यूजन में दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़ के एक बड़ा बनाते हैं, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी अब ज्यादा है। सपोज वी कंसीडर 56 सेम क्वेश्चन। शो दैट यूरेनियम 238 कैन नॉट स्पॉन्टेनियसली एमिट अ प्रोटॉन। ठीक है, तो आप क्या करो, आप फिर वही एनर्जी का फॉर्मूला लो। लो,
वो कह रहा है यूरेनियम एक प्रोटॉन नहीं छोड़ सकता, वो प्रोटॉन छोड़कर क्या बनाता है, पीए। ठीक है, तो आपको बताना है डेल्टा एम होता है मास ऑफ यूरेनियम माइनस मास ऑफ पीए प्लस मास ऑफ प्रोटॉन। जब हम ये करते हैं तो हमारा मास नेगेटिव आता है, इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी जो है वो भी नेगेटिव आएगी, इसका मतलब ये कभी भी प्रोटॉन को नहीं छोड़ेगा। आगे बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ बना रखा है, ठीक है, देख लिया हमने। उसमें हमने देखा S बड़ा है, W और X और Y, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। पहला क्वेश्चन, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये कम स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल। जितनी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी उतना ज़्यादा स्टेबल। राइट द रिलेशन बिटवीन A एंड Z ऑफ SXY। तो देखो सीधी सी बात है, जो इसका A है वो इक्वल है इन दोनों के A के सम के, वैसे ही इसका जो Z है वो इक्वल है इन दोनों के Z के सम के, क्योंकि जिस रिएक्शन को हम लिख रहे हैं उसके अंदर हम मास नंबर और एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो सेम रहते हैं LHS और RHS में। एक्सप्लेन वाई बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हैवी न्यूक्लियर इज लो। बाइंडिंग एनर्जी क्यों कम होती है, मैंने भी बताया था, क्योंकि वो एक दूसरे को एक ही थोड़ी सी जगह में इतने ज्यादा भर जाते हैं कि वो रिपेल करना चालू कर देते हैं, और न्यूक्लियर फोर्स 0.8 मीटर से कम में रिपल्शन का काम करना चालू कर देती है। फिर भी हम इसका आंसर पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, For heavy nuclei, the number of nucleon increase and the distance between nucleon decrease. The nuclear force is attractive in nature up to a certain limit 0.8 फर्मीमीटर, उसके बाद वो रिपल्सिव हो जाती है। ठीक है, लेस देन 0.8 फर्मीमीटर। पहले इसको पढ़ लो बेटा, स्क्रीन रोको और इसको पूरे को पढ़ो। पढ़ लिया, आगे चलो, इसको पढ़ो। बात सारी वही है जो समझाई है, लेकिन फिर भी पढ़ लोगे तो एक बारी याद करने में आसानी रहेगी। आगे हाउ आर protons which are positively charged held together inside a nucleus, अभी तो बताया। explain the variation of the potential energy of a pair, ये करा चुका हूं मैं आपको। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ जो है वही समझा रहा है ये फंक्शन। ठीक है, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये हुआ कि वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये रहा ग्राफ, ये रहा नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, ये रहा पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी। पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी मतलब न्यूक्लियस को रिपेल कर रहा है, पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आती है वो दूर भगा रहा है, और नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी मतलब आराम से रह रहा है। स्टेट द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स। दो ही फीचर हैं भैया इसके, एक बहुत शॉर्ट रेंज होती है और एक बहुत ताकतवर होती है। ड्रॉ प्लॉट वेरिएशन हो चुका है, हो चुका है। अब वो कह रहा है इसमें ढूंढो ए और बी कौन है। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो 235 है, यहाँ पर इसके पास 1 है, ये 0 1 होता है, तो यहाँ दो न्यूट्रॉन के पास भी 1 और 0 है, तो 94 प्लस 2 1 प्लस ए, ये यहाँ के हो गए, इज इक्वल्स टू 1 प्लस 235 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। नीचे 0 प्लस 92 इज इक्वल्स टू 54 प्लस बी प्लस 0। इसका आंसर चेक कर लो, स्क्रीन रोक के इसको चेक करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ड्रॉ शोइंग द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी हो चुका है क्वेश्चन। राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। दो तो पता है हमें, दो ही होती है, एक तो ये बहुत शॉर्ट रेंज होता है, और शॉर्ट रेंज होता है, बहुत ताकतवर होता है, दूसरा एक पर्टिकुलर रेंज के बाद ही रिपेल करना चालू करता है, तीसरा ये लिख लो। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में दिखा चुके हैं हम ग्राफ। राइट द रिलेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस MAZ लिखवा चुका हूं मैं आपको, ड्रॉ हो चुका है इसका ग्राफ। फिर सेम क्वेश्चन आ गया, H12 इतनी एनर्जी पैदा करता है, ऑल्दो द नंबर ऑफ न्यूक्लियन इज कंजर्व्ड येट एनर्जी इज रिलीज्ड। कहता है इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियन जो है वो तो कंजर्व रहते हैं, इस बात को एक्सप्लेन करो। तो वो बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं
बहुत कम मात्रा में उनका चेंज होता है। द न्यूक्लियर रिएक्शन, द सम ऑफ मास ऑफ टारगेट न्यूक्लियस एंड द बम्बार्डेड पार्टिकल मे बी ग्रेटर देन द प्रोडक्ट ऑफ हीलियम। जो हमारा जो रिएक्टेंट का मास है वो ज़्यादा होता है जो प्रोडक्ट का मास होता है, जिसकी वजह से एंड आउटगोइंग न्यूट्रॉन, जिसकी वजह से तो फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कुछ मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। इसको पूरा न्यूक्लियर रिएक्शन पूरा पढ़ लो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ड्रॉ अ प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन। करा चुके हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बता चुके हैं। व्हाई इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फाउंड टू बी कांस्टेंट, ये बता चुके हैं, ये भी बता चुके हैं। अ टिपिकल न्यूक्लियस ऑफ, अभी आया था थोड़ी देर पहले, फिर सेम आ गया। शो द न्यूक्लियर डेंसिटी, सेम आ गया। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स एक्सप्लेन द कॉन्स्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ठीक है, कौन सी है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर फोर्स की जो एक्सप्लेन करते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर, क्यों कांस्टेंट रहती है, इस बात को समझो। द सैचुरेशन इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर फोर्स एक्सप्लेन द कॉन्स्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ओवर अ वाइड रेंज 130 to 170. Saturation effect implies that the nucleon interaction only with its neighboring nucleon. न्यूक्लियन अपने साथ वाले न्यूक्लियन से ही इंटरेक्ट करता है, वो बाकियों से इंटरेक्ट नहीं करता। तो 170 के बाद ऐसा क्या हो जाता है, 170 के बाद इतनी ओवरलोडिंग हो जाती है कि वहां डिस्टेंस कम हो जाता है। तो दैट द डेंसिटी हो चुका, ड्रॉ पोटेंशियल एनर्जी वाला ग्राफ हो चुका। डिफाइन क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर प्रोसेस, व्हेन कैन अ न्यूक्लियर प्रोसेस नॉट प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली। कब न्यूक्लियर प्रोसेस अपने आप नहीं होगा, जब डेल्टा एम उसका पॉजिटिव आएगा, बाइंडिंग एनर्जी अचीव नहीं होगी, पॉजिटिव नहीं होगी। इफ बोथ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कंजर्व इन न्यूक्लियर रिएक्शन व्हाट विद द मास, अभी बताया था थोड़ी देर पहले मास कहाँ से आता है। ठीक है, क्यू वैल्यू की डेफिनेशन देख लेते हैं। द क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर प्रोसेस रेफर टू एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर प्रोसेस विच कैन बी डिटरमाइंड बाय आइंस्टीन इक्वेशन डेल्टा एम सी स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। फिर ये सारी बातें बता रहा है, इसको भी पढ़ लो, थ्योरी को पढ़ लो। ठीक है, ये एनर्जी हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में रिलीज होती है, वगैरह वगैरह बातें। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर होता है समाप्त। इसके बाद अगला चैप्टर उठा रहे अभी थोड़ी देर में ही। राधे राधे।